नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब हम छोटे थे तो कोई गाना सुनते थे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। ये जो पंक्तियां मैं आपको क्यों दोहरा रहा हूं, उसका एक कारण है। क्योंकि यहां पर जिस तरह से सत्ता पक्ष यानी बीजेपी की केंद्र सरकार के अगेंस्ट में चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी एकता लगातार मजबूत होने का प्रयास कर रही थी। प्रयास शब्द इसलिए जोड़ा क्योंकि प्रयास ही चल रहा था। उस प्रयास के बीच में यहां पर पटना में बड़ी बैठक हुई और बैठक में तमाम बड़े नाम शामिल हुए, चाहे वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करें, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की बात करें, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बात करें, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव की बात करें, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें, और चाहे फारूक अब्दुल्ला की बात करें और महबूबा मुफ्ती की बात करें। बड़े बड़े नाम शामिल हुए। कारण था विपक्षी एकता को मजबूत करना। 17 से 18 दल जुड़े, बातें हुई, चर्चाएं हुई, और उस चर्चा के पहले ही कुछ बयान ऐसे आ गए जिसको लेकर सरगर्मी शुरू हो गई। कारण था कि आम आदमी पार्टी के द्वारा बयान दिए गए कि जो दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली सरकार के खिलाफ जो अध्यादेश लाया गया है उसमें पहले चर्चा होगी और सभी पार्टियों से समर्थन मांगा जाएगा। उन्होंने इसके लिए समर्थन मांगा भी, अखिलेश यादव से ही मुलाकात की, तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की। पर उस जब बैठक में बात इस समर्थन को हुई तो वहां पर कांग्रेस की चुप्पी से आम आदमी पार्टी असहज हो गई। और असहज का सिलसिला ये रहा कि जब बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय आया तो अरविंद केजरीवाल उसके पहले ही चले गए। हालांकि उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारा जो कार्यक्रम था वो नियोजित था, उसके बाद हमको निकलना था। पूर्व से उनका कोई कार्यक्रम निश्चित था। अब कार्यक्रम निश्चित था या कार्यक्रम निश्चित कर दिया गया, ये अरविंद केजरीवाल जानते होंगे या आम आदमी पार्टी जानती होगी। फिलहाल हम जैसे खबर के सूत्र जानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गलत जरूर हुआ है। खैर, यहां पर चर्चा ये भी थी कि आगे बढ़कर यहां पर नेतृत्व कौन करेगा। ये भी बात कही गई कि जो जिस राज्य में मजबूत है उसको यहां समर्थन दिया जाएगा। चर्चा ये भी की गई कि अब हर महीने एक विपक्षी एकता की बैठक होगी जो कि 24 चुनाव तक लगातार चलती रहेगी। कारण क्या है कि 24 चुनाव के पहले सभी एकजुट रहे, जुड़े रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। पर 24 चुनाव से पहले जो फेरबदल देख रहे हैं, जो उठापटक देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विपक्षी एकता के लिए अच्छा संकेत नहीं। कल महाराष्ट्र में जो हुआ, आपने देखा कि अजीत पवार गुट के तमाम विधायक वहां रहे और शपथ ग्रहण भी हुआ, मंत्री भी बने। उसके बाद यह कहा जा रहा था कि अजीत पवार की जो कोशिश है वो अलग है, और जब शरद पवार से इस बारे पूछा गया तो उन्होंने कहा इसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। हालांकि विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नाम ये कह रहे थे कि ये जानकारी शरद पवार को थी और जानबूझ के उन्होंने चुप्पी साधी। खैर, एनसीपी ने तमाम लोगों को यहां पर निष्कासित कर दिया है। पर निष्कासन के बीच में यहां पर एक और घोषणा सामने आई है कि अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन चुके हैं, उन्होंने एक घोषणा और की। उन्होंने ये कहा कि शिवसेना, शिंदे गुट, भाजपा और एनसीपी मिलकर एक गठबंधन बनाने जा रहे हैं। उस गठबंधन का नाम है महायुति गठबंधन, यानी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बाद महायुति गठबंधन। अब ये महाविकास अघाड़ी के बाद महायुति कहाँ तक जाएगा ये तो फिर हम देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह की चर्चाएं आम हो गई हैं। तो वहीं केंद्र सरकार के मंत्री रामदास अठावले जो अपने बयानों के लिए चर्चा बने रहते हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी बहुत जल्दी एनडीए के साथ नजर आएंगे। हालांकि जयंत चौधरी ने इसको लेकर बात नकार दी। उन्होंने कहा है ऐसा उनका कोई उद्देश्य नहीं है और जो भी चर्चाएं हो रही हैं वो निराधार है। तो वहीं संजय निषाद, उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री, वो भी लगातार बयानों का सिलसिला जारी किए हुए हैं। अचानक से हम देख रहे हैं कि लगातार उनके बयान आते रहते हैं, कभी मस्जिद को लेकर, कभी मंदिर को लेकर, तो कभी अन्य मुद्दों पर। इन्होंने बयान दिया है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार भी, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो भी एनडीए के साथ खड़े नजर आएंगे। अब कौन किसके साथ खड़ा नजर आएगा ये तो आने वाला वक्त बता देगा। 24 चुनाव है, चर्चाएं आम है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरगर्मियां फिलहाल यहीं चलती रहेंगी। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण बयान सुनते, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह और भी राज्यों में इसी तरह के निर्णय एमएलए ले सकते हैं। बीजेपी ने उनको तोड़ा है ऐसा कोई बोलते होंगे तो ठीक नहीं है। बीजेपी को तोड़ने की जरूरत नहीं थी। बीजेपी के पास क्लियर मेजोरिटी है। एकनाथ शिंदे जी
देवेंद्र फडणवीस जी, हम सब लोग मेजोरिटी में सत्ता जो चला रहे हैं, हमारे साथ 164 एमएलए थे, इसीलिए हमको कोई तोड़फाड़ की आवश्यकता नहीं थी। अजित पवार ने खुद ने ये निर्णय ले लिया है, उनके एमएलए ने भी ये निर्णय ले लिया है। इसी तरह मुझे लगता है कि जिस तरह पटना में मीटिंग हुई और नीतीश कुमार जी ने सभी विरोधी दलों को, तो 17-18 पार्टी के नेताओं को वहां पर बुलाया और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नारा दे दिया कि भाई हम उनको हटाएंगे। बिहार में पटना में जो बैठक हुई, अगले दौर की जो बातचीत होंगी, मैं उसमें शामिल हूँ। बिल्कुल ये जंगल राज का सबसे बड़ा प्रमाण है और लोगों को इन चीजों से बचना चाहिए, जातिवादी जहर से बचना चाहिए। जो लोग ऐसे नफरत को पनाह देते हैं, अपने दिल में जगह देते हैं, वे खुद तबाह हो जाएंगे, वे खुद भस्म हो जाएंगे उन आगों में। प्रधानमंत्री जी का बयान शहडोल मध्य प्रदेश में आया था। उन्होंने जिक्र किया था कि पूरे हिंदुस्तान का एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। तो हिंदुस्तान के लोग समझ नहीं पाए, यहाँ की आवाम समझ नहीं पाई। प्रधानमंत्री जी ये कहना चाह रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सारे के सारे भाजपाई बना के छोड़ेंगे हम। और आज आपने देखा होगा जिस तरीके से कल जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में हुआ है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी अपनी रैलियों में बराबर बोला करते हैं नेशनल करप्ट पार्टी एनसीपी को बोला करते थे, आज वो सारे के सारे 3 मंत्रियों के यहाँ छापे पड़े थे, ईडी और इनकम टैक्स के। वो सारे के सारे मंत्री भाजपा ज्वाइन करते हैं, भाजपा सरकार में शामिल होते हैं और उनके दाग धुल जाते हैं। ये कौन सा वॉशिंग पाउडर, कौन सी वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं, ये शायद ऊपर वाला ही जानता होगा। बटुए जोगी मठ उजाड़, ये लोग इकट्ठा होकर सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि मोदी ही किसानों के नेता हैं, नौजवानों के हैं, शोषित वंचित आदिवासियों को, और यही देश का नेतृत्व कर सकते हैं और कुछ नहीं। आज नहीं कल देखना कि जब पिछड़ों का वर्ग आयोग का गठन करके रिजर्वेशन देना शिक्षा में, यहाँ पिछड़े वर्ग के साथ खड़ा होकर सुप्रीम कोर्ट तक जाकर लड़ाई लड़कर चुनाव कराकर नगर निगम में, तो हम खड़े हैं। तो पिछड़ों के रूप में अगर वो हैं तो आज नहीं, हमको लगता है कि विचारधारा से सहमत होकर और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमको लगता है पूरी सम्मिलित रूप से किसानों को, मैंने बताया ना, किसानों को काम हम कर रहे हैं, पिछड़ों का काम हम कर रहे हैं। तो जो भी है, जयंत चौधरी भी हैं, चाहे नीतीश। तो यहाँ जो मुद्दा है वो है विपक्षी एकता में देख रहे हैं बिखराव, हम कैसे होंगे कामयाब। क्योंकि यहाँ पर विपक्षी एकता यहाँ पर अपने कामयाबी के कसीरे पड़ती नजर आ रही थी कि इस बार मोदी सरकार जाने वाली। बीजेपी का जो टिकट है, रिटर्न टिकट, वो हो गया है। चर्चा में से महत्वपूर्ण है, मेहमान जुड़ चुके, रूबरू करा दूं। सफार हुसैन भाजपा अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा के रूप में रविंद्र भाई अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के फार्मान प्रवक्ता अजय चंद चौबे अपनी बात रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में सुनील त्रिपाठी जी अपनी राय देंगे, प्रवक्ता रालोद से वीर प्रकाश मिश्रा अपनी बात रखेंगे और सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी से अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा नेता भाजपा से। सवाल भाई, कैसे देखते हैं, यहाँ पर चर्चाएं चल रही थी, विपक्षी एकता को मजबूत करने की बातें हो रही थी, बैठकें हो रही थी। हालांकि बैठक के बाद तमाम तरह की बयान भी सामने आए थे और ये कहा जा रहा था कि बहुत कुछ ठीक नहीं है। तो फिर ये क्या देखते हैं, ये केवल दिखाने की एकता हो रही है, वास्तव में ये एकता आने वाले समय में बीजेपी की चुनौती बनती नजर आएगी। फिलहाल जो चीजें सामने आई हैं, जो महाराष्ट्र में घटित हुआ है, उससे देख के लगता तो नहीं है कि 24 तक ये विपक्षी एकता अपने आप को विपक्ष के रूप में मजबूत रख पाएगी। क्या राय आपकी? सभी को मेरा नमस्कार। जी गौरव जी, जो विपक्ष है जी भारत का, जी, जो सपा बसपा और कांग्रेस जो दल आपको दिखाई दे रहे हैं, जो विपक्ष के रूप में अच्छा कहते हैं कि हम विपक्ष हैं। अच्छा, एनसीपी नहीं है क्या? एनसीपी भी हो सकती है। वो 17-18 लोग हैं। हाँ, जो भी 18 दल, जो भी आपने देखा जो बैठक हुई है पटना में, जी। वो ये प्रयास इस चीज़ का नहीं है कि हम जो है, जो एकजुटता जो आपको ये दिख रही है, ये सिर्फ एकजुटता इसलिए है कि जैसे अभी आपने सुना कुछ लोग बयान दे रहे थे कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल जाएंगे। तो ये घबराहट है कि सत्ता पाने की नहीं है, ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है, एकजुटता जो दिखाई दी जा रही है, अच्छा। वो किसी न किसी तरीके से अच्छा। मोदी जी को सत्ता से हटाने का है। अच्छा, कि मोदी जी को जो है वो 24 के चुनाव में मोदी जी को हटाना है। अच्छा। ये इनकी सबकी एक गलतफहमी है। अच्छा, क्योंकि 14 से जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सबका साथ सबका विकास, अच्छा। पहली बार जनता को लगा कि कोई ऐसी सरकार आई है जो भारत को, इस देश को मजबूत कर रही है। जी,
है ना, विदेशों में भारत का नाम हो रहा है। अच्छा। ये इस चीज़ों को लेकर पहले के, नाम नहीं होता था क्या? नहीं, पहले जो नाम होता था वो आपको भी मालूम है कि क्या नाम होता था। पहले भारत को लोग दंगों के प्रदेश के नाम से जाते थे, आतंकवादी घटनाओं के उस पे लोगों को जानते थे। इस तरह से सारी चीज़ें होती थी। उत्तर प्रदेश को ही आप देख लीजिए कि 12 से लेकर 17 तक किस तरह जलता था। दंगा जो है और गुंडा प्रदेश किस तरह से गुंडई और जो इस तरह से चरम सीमा पर हुआ करती थी। आज देखिए अभी हमारा जो है कांवड़ियों पे किस तरह से हमले हुआ करते थे। आज सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में ये सुनने के मात्र रह गई हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो एकजुटता है, ये सबसे बड़ी बात होती है कि नियत क्या है। अच्छा, ये इन लोगों की नियत है कि हम सत्ता में पहुंचे और किसी तरह मोदी जी को हटाएं ताकि हम अपने आप को बचा सकें। अच्छा, जो कि संभव नहीं है और इस देश की जनता और जो बचा नहीं जान पा रहा चुकी वो है। जुड़ जा रहा है। देखिए जो जो आ बचा नहीं रहा पा रहा है, वो जुड़ जा रहा है आपके साथ। जो आ रहे हैं लोग, जी। पार्टी है, आना चाहे आ सकते हैं। अच्छा, अच्छा। सपा में भी लोग जा रहे हैं, कांग्रेस में भी लोग जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी में ही लोग आ रहे हैं। अच्छा, अच्छा। है ना, आने के लिए तो रास्ता खुला हुआ है। चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, आने के लिए उसको एक संकल्प लेना होगा कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर किस तरह से हमको रहना है, किस तरह से नहीं रहना, ये उसको सोच करके भारतीय जनता पार्टी में आना होगा। आने के लिए रास्ते खुले हैं। अच्छा, पार्टी है, लोगों को लगता है कि ये राष्ट्र हित में हमें काम करना चाहिए तो आए लोग, स्वागत है उनका। ठीक है, ले आरोप लगाना तो विपक्ष यहाँ का काम है, पर सपा भाई विपक्ष का काम है। यहाँ पर देखिए, बीजेपी पे आरोप लगाए जाते हैं, ऑपरेशन लोटस बोला देखिए जाता है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो आरोप लगाएगी। लेकिन अच्छा, हम भारतीय जनता पार्टी, हम जनता के बीच में हैं। इनसे ये पूछिए कि ये अपना कौन सा रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में जाएंगे। अच्छा, इनसे जनता के बीच में अगर ये जा रहे हैं, 24 के चुनाव में हो रहे हैं, ये इसलिए जा रहे हैं कि मोदी जी को हटाना। एकजुटता ये है। अच्छा। मेन यहाँ पर ये है कि एकजुटता, जो ये आपस में एकजुट हो रहे हैं। हमने भी चुनौती मिलेगी हमने आपको? भी भारतीय जनता पार्टी चुनौती मिलेगी नहीं में मिलेगी? भारतीय कोई चुनौती नहीं है। ये अभी अच्छा। 24 के चुनाव में सामने आ जाएगा आपको। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने भी गठबंधन के साथ सरकार चलाई। माननीय अटल जी प्रधानमंत्री थे, 27 से 28 दलों को लेकर के चुना जो है सरकार चलाई और पूरे 5 साल की सरकार चलाई, क्योंकि वहां पर नियत साफ थी। अच्छा, नियत साफ थी। यहाँ क्या है, तुष्टीकरण की राजनीति। अच्छा। ठीक है ना, भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है, अच्छा, अच्छा। संतुष्टीकरण की तो राजनीति। जो आपके नेता बयान देते हैं मुस्लिम वर्ग को लेकर, वो बयान कौन से राजनीति दर्शाते हैं? देखिए, मुस्लिम वर्ग को लेकर के जो आप प्रश्न उठा रहे हैं कि भाजपा के नेता, वो पुरानी बातें हो गई। पुरानी बातें क्या, अभी हाल की बात उनको भूल जाइए। हाल की बातें कुछ नहीं। हाल की बात यह है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करिए। अच्छा। अभी आपने देखा नगर निकाय चुनाव में कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलता था, हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी से 53 या 54 लोग जो है नगर निकाय चुनाव में जीत करके भी आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से जो नफरत का बीज बोया था, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी और योगी जी ने मिलकर उस चीज को प्रयास किया और उस चीज को खत्म करने का प्रयास किया। ये रिजल्ट आपको बहुत जल्द 2024 में मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी 350 प्लस सीटें जीतकर आने वाली। कोई चुनौती नहीं आपके लिए? देखिए, चुनौती, हिमाचल हारे चुनौती है, देखिए कर्नाटक हारे चुनौती है कि नहीं है? देखिए, एकजुटता जो हो रही है वो 24 के चुनाव को लेकर के हो रही है। अच्छा। हिमाचल चुनाव है, अनुभव नहीं लेंगे इनसे, अनुभव नहीं हिमाचल, लेंगे। देखिए अनुभव जो हमारे अनुभव लिया गया, उस पर समीक्षा हुई, उसी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कोई चुनौती नहीं, ठीक है। प्रवक्ता सपा रविन भाई जी, जब भी चर्चा होती है तो दंगों की बात जरूर करते हैं, ऐसा क्या बात है? सरकार दंगे होते रहे आपकी सरकार में? बहुत दंगे हुए। पहले सवाल। दूसरा सवाल ये है कि विपक्षी एकता की लेकर अखिलेश एक मिशन लेके निकले हुए हैं। कलकत्ता भी जाते हैं, पटना भी जाते हैं, सबसे मुलाकात भी करते हैं। आज हैदराबाद गए थे, केसीआर से मुलाकात की थी। लगातार जुटे पड़े हैं, जुटे हुए हैं। वह विपक्षी एकता को जहाँ जितना बांधने का प्रयास करते हैं, उतना ही विपक्षी एकता का कोई धरा कहीं से कूद कर दूसरी तरफ चला जाता है। तो कैसे सहेजेंगे? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी बोलने की कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास विपक्षी एकता को मजबूत करने से पहले विपक्षी एकजुट को, जो विपक्षी एकता है, विपक्षी जो दल है, उनको एकजुट करने का सबसे बड़ा बीड़ा आपके सामने है, क्योंकि एकजुट हो नहीं पा रहे हैं। कोई कहीं भागता, कोई कहीं भागता, बयान आते रहते हैं। कैसे देखें? सर्वप्रथम आपने दंगों पे बात की जी। मैं कह रहा हूँ बहुत दंगे होते थे हमारे शासनकाल में। मैं कुछ दंगों के नाम बता रहा हूँ। मोहन मुंडेरा, अच्छा, पचरुकिया कांड जी, बखिरा दंगा जी, मऊ दंगा, अच्छा, गोरखपुर दंगा। अच्छा, इनकी जांच करा लें, माननीय मुख्यमंत्री जी, सब में इनका नाम है। लीजिए इन दंगों की जांच करा के जी, और वो फाइल को सार्वजनिक करने चाहिए। अच्छा, तो जब दंगे जो कराए, जो दंगे कराने वाले थे, वो जब सरकार में बैठे हुए दंगा करेगा कौन? अच्छा, अब जहाँ इन्होंने दंगा किया, बिहार में दंगा किया, पकड़े गए।
अच्छा वेस्ट बंगाल में दंगा किया, पकड़े गए। महाराष्ट्र में दंगा किया, उन्हीं की सरकार है, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा अभी 2-3 महीना पहले जी। तो दंगा करने का इनका इतिहास है, अब से नहीं है, अच्छा 1924 से है। पहला दंगा 1924 में किया था, जब आरएसएस का कांग्रेस से निकल के गठन हुआ था। गठन नहीं हुआ था, शुरुआत हो रही थी, गठन 25 में हुआ। अच्छा तो दंगे का पुराना इतिहास है। अच्छा ठीक। दूसरा आपने कहा विपक्षी एकता। तो जब जब विपक्ष भारत में एकत्रित होता है, 77 हो, 80 हो, 89 हो जी 2004 हो, तब तब सत्तारूढ़ पार्टी की विदाई हो जाती है। लीजिए। फिर विपक्ष एकत्रित हुआ है, तो निश्चित रूप से सत्तारूढ़ पार्टी में बौखलाहट होना जरूरी है, लाजमी है, उसमें अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि चुनाव होने से पहले विपक्षी दल एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी कर रहे हैं और लगभग 400 से 450 सीटों पे एक उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। अच्छा। मुझे लगता है बेंगलोर वाले मीटिंग में इसका डिसीजन भी हो जाएगा। अच्छा इससे मोदी जी बौखलाए हुए हैं। अच्छा उनकी बौखलाहट का अंदाज कैसे लगता है, पूरे राजनीतिक इतिहास में लोकतंत्र के, अमेरिका आज से 100 साल पहले स्थापित किया था, फ्रांस ने 100 साल पहले स्थापित किया था, आज तक प्रधानमंत्री स्तर का व्यक्ति बूथ लेवल की बैठक नहीं किया। अच्छा पहली बौखलाहट। अच्छा दूसरी बौखलाहट, उन्होंने ब्रांड बना दिया, जितने हम विपक्षी हैं सबका नाम लिया उन्होंने, कोई बचा नहीं। अच्छा अपने कार्यकर्ता, उनके कार्यकर्ता उसमें से 1/4 पार्टी का ही नाम मात्र जानते थे, 75% पार्टियों का नहीं जानते थे। तो नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ प्रचार कर दिया। ठीक है। तीसरा, एनसीपी को उन्होंने भ्रष्टाचार से युक्त पार्टी बता दिया। जी तो उसके 2 मायने हो सकते हैं। जी। एक तो हो सकता है कि उन्होंने धमकाया एनसीपी को, अच्छा जिसका परिणाम देखने में आया। अच्छा। उसका मैं बहुत जिक्र इसलिए नहीं करूंगा। ऑपरेशन तो लोटस, धमकाने डर जाते हैं क्या विपक्षी? एक तो डर जाती है जो धमकाने से क्या? भ्रष्टाचार है डर जाते हैं उससे। देखिए, उससे 3 फायदा हुआ अच्छा। नरेंद्र मोदी जी के इससे, कि नरेंद्र मोदी जी का खुद चाल चरित्र चिंतन चेहरा स्पष्ट हो गया। अच्छा कि वो धमकी देंगे, उस धमकी को 3 दिन 4 दिन बाद जो है मैटरलाइज कर दिया जाएगा। अच्छा। फिर उसके बाद ये आया कि भाजपा ने अपने को अपराध युक्त, भ्रष्टाचार युक्त कर लिया। अच्छा। उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद। लीजिए। एक काम नरेंद्र मोदी ये जी कैसा ने, साधुवाद? उन्होंने अपने को भ्रष्टाचार युक्त कर लिया। अच्छा। और युक्त कर लिया, मुक्त नहीं, युक्त कर लिया। नहीं, मुक्त नहीं, विपक्ष को उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया। अच्छा। उसके लिए भी उनको साधुवाद। लीजिए। नहीं तो यही घटना 2024 के बाद भी हो सकती थी। तो इस प्रकार के लोग जो भ्रष्टाचारी थे, अपने भ्रष्टाचार के दबाव में आके कुछ भी कर सकते थे, तो उनसे हमको मुक्ति। जमीन भाई, मेरा एक सवाल रहेगा, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही, पर जिस तरह आपने कहा कि प्रधानमंत्री पद का लेवल का आदमी प्रधानमंत्री पद का और बूथ लेवल की बैठक कर रहे हैं, तो ये तो बीजेपी का इतिहास रहा है कि यहाँ पर सामान्य कार्यकर्ता भी आगे बढ़कर महत्वपूर्ण पदों पर जा सकता है। और हम देखे हैं नरेंद्र मोदी की पुरानी हमने फोटोएं भी देखी है, वीडियो भी देखे, किस तरह वो काम करते थे, मेहनत करते थे। और ये भी देखा है कि देश के गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पन्ना प्रमुख भी बनते हैं। तो अगर संगठन के लिए, अपने आप की पार्टी को मजबूत करने के लिए, जीत हासिल करने के लिए इस व्यवस्था में अगर लगे हैं, तो दिक्कत क्या है? आप लोग इससे अपने आप को उदाहरण पेश करिए, आप लोग भी इस स्तर पर जाइए। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए कि छोटे कार्यकर्ता को भी मौका मिलना चाहिए और इस तरह प्रत्येक बड़े नाम को यहाँ पर नीचे आकर भी काम करना चाहिए? दिक्कत क्या है? उनकी पार्टी है, वो जाने। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। नरेंद्र मोदी जी का जो सवाल उठाए थे, मैं आपको पूछा। जो नरेंद्र मोदी जी का चाल चरित्र चिंतन है, वो भारतीय जनता पार्टी में उजागर है। अच्छा। केशव भाई पटेल, शंकर सिंह बाघेला जी, प्रवीण तोगड़िया जी, फिर आदरणीय अटल आडवाणी जी जी, तो ये नरेंद्र भाई जी की उपलब्धि है। अच्छा, उपलब्धि है। ये उपलब्धि उन्होंने किया है। अच्छा। तो ये उनकी उपलब्धि, उनको मुबारक हो। उस प्रकार का काम कोई नहीं कर सकता और कोई किसी को बढ़ने से रोक नहीं पाता है जी। इसलिए नहीं बढ़ने से रोक पाता है कि जब आदरणीय चौधरी चरण सिंह साहब ने नेहरू जी का साथ छोड़ा था 59 में जी। वो चाहते बहुत बड़ा पद पा सकते थे। ठीक। स्वतंत्रता संग्राम में भी पार्टिसिपेट किया था। लेकिन उन्होंने विरोध की राजनीति की। आखिरी सवाल पूछिए। आपने कहा यहाँ पर कि जब जब विपक्ष एकजुट होता है तो सत्तारूढ़ पार्टी का विदाई तय हो जाती है।
आपने यहाँ बड़ी बात कही, तो विदाई तय करेंगे कैसे? पहले खुद तो एकजुट हो जाइए, उसको कैसे एकजुट करेंगे? पहले तो जनता विदाई कर चुकी है। अच्छा, विदाई कर चुकी है। विदाई कर चुकी है। अच्छा 12 प्रदेश में अपने बहुमत पे शासन करने वाली जी भारतीय जनता पार्टी जी अब मात्र 6 प्रदेश तक सिमट गई है, जिसमें से केवल 2 बड़े प्रदेश हैं, गुजरात और उत्तर प्रदेश जी। उसके बाद में छोटे छोटे हैं, असम, उत्तराखंड, मणिपुर। अच्छा तो जनता तो पहले विदाई कर ही चुकी है। विदाई ऐसा की थी महाराष्ट्र में कि उनको प्रत्याशी नहीं मिला अंधेरी में, और नागपुर में पंचायत के सारे चुनाव हार गए, तो जनता विदाई कर चुकी है। ठीक है। अब हम एकत्रित करके ठीक है, उनको केंद्र से विदाई करेंगे। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। अजय सिंह चौबे भाई, राहुल गांधी इस समय लगातार हम देख रहे हैं यात्राओं में बिजी हैं, और 35 से 70 किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा। हालांकि उस यात्रा को केवल उत्तर प्रदेश के 2 ही जिलों से लेकर गए थे, क्योंकि हमने देखा है कि बागपत और गाजियाबाद केवल 2 ही जगह गए थे, और इसके अलावा यात्रा बड़ी थी कन्याकुमारी से लाल चौक कश्मीर तक। जनता भी मिला, व्यवस्थाएं भी देखी, और लगातार हमें यह भी देखा है कि राहुल गांधी अपने आप को एक परिपक्व नेता के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। पर जब बैठक की बात आती है, पटना की बात आती है, आम आदमी पार्टी के द्वारा केंद्र के अध्यादेश के विरुद्ध एकजुट होने की बात आती है, तो राहुल गांधी की जो मौन होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान दे सकता है, क्योंकि हमारी पार्टी ने कहा है कि अगर इस तरह के मौन रहेंगे तो हो सकता है कि हम आगामी बैठक में शामिल ना हो। तो यहाँ पर अगर एकजुट करने की बात होती है तो कांग्रेस की यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। कांग्रेस क्या भूमिका निभाने से पीछे हो रही है? क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी को गठबंधन में शामिल करने के इच्छुक नहीं है, या कांग्रेस एक राह चलो की नीति पर आगामी 24 चुनाव को लड़ने की इच्छा रखती है? अजय चौबे कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का अरविंद केजरीवाल जी के दल को पार्लियामेंट में समर्थन की बात है जी, उस पे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी उस पे अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं जी। और दूसरी बात, मैं गारंटी लेता हूँ अच्छा कि माननीय केजरीवाल जी चाहे कहें जो, अच्छा वो हमारे गठबंधन में हैं अच्छा और आगे भी रहेंगे। अच्छा अच्छा। उन्होंने पहले भी कहा था मुख्यमंत्री बनने से पहले कि हम सुरक्षा गारंटी नहीं का आधार लेंगे, क्या है? नहीं गारंटी का हम आधार क्या है? सुरक्षा नहीं लेंगे। अच्छा। सुरक्षा लिया। अच्छा। उन्होंने कहा हम बंगला नहीं लेंगे, बंगला भी लेंगे। अच्छा। और उन्होंने जैसे कह रहे हैं कि बुराई नहीं कर रहे हैं कि रहेंगे, तारीफ वो कर एक रहे हैं? प्रेशर कैसे जुड़ेगा? पॉलिटिक्स का, भाई आप कह रहे हैं कि साथ में रहेंगे, वो एक आप प्रेशर छोड़ के पॉलिटिक्स का बुराई कर रहे हैं। तरीका है, लोग दबाव बनाते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के नहीं, आप साथ उनकी तारीफ कर रहे हैं कि अच्छे क्या कर रहे हैं? 140 करोड़ की जनता है, और निश्चित तौर पे ये सभी दलों को भी पता है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पता है। अच्छा। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपना जो भी तंत्र है जो उन्होंने डेवलप किया है, अच्छा। उसको इसी काम पे लगा दिया है प्रचारित करने में। अच्छा। कि विपक्षी एकता टूट गई है, खंडित हो गई है। कहाँ से खंडित हो गई? महाराष्ट्र में क्या होगा? पटना में जितने जुड़ेंगे भी क्या? राजनीतिक दल थे, किसी भी राजनीतिक दल ने अलग होने की कोई भी घोषणा नहीं किया। अच्छा। रह गई बात महाराष्ट्र में। अरे कैसी बात कर रहे हैं? 20,000 करोड़ एनसीपी का अजीत घोटाले पवार विपक्ष बाद के नेता होते थे, माननीय प्रधानमंत्री डिप्टी सीएम बन के जी बैठ जिसको गए हैं, सता रहे थे, विधायक को लेके गए, अब तो महायुति पहले गठबंधन कर तो दिए। रात आप के बोल रहे हैं अंधेरे में एकजुट ले है। गए थे, जी। अब दिन के उजाले में ले गए थे। अच्छा। जिनकी ईडी और सीबीआई जांच प्रधानमंत्री जी करा रखे हैं, डर गए होंगे। आजादी की लड़ाई भी हुई थी। अच्छा। तो उस समय भी सावरकर जैसे लोग डर गए थे, माफी मांग लिए थे। अच्छा। अंग्रेजों के पेंशन पे जीवन यापन करने लगे थे। अच्छा। ये कमजोर लोग हैं, ये माफी वीर लोग हैं। अच्छा। जो डर गए वो भाजपा के साथ हैं। अच्छा। जो कल भी डर गए वो अंग्रेजों के साथ थे। ऐसा नहीं और लोग डर जाएं। निश्चित तौर पे मैं प्रधानमंत्री जी को आपके टीवी चैनल के माध्यम से आगाह कर देना चाहता हूं। अच्छा। और प्रधानमंत्री जी भी इस बात को जानते हैं। अच्छा। कि अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता। तो निश्चित तौर पे अब प्रधानमंत्री जी देश में अकेले पड़ गए हैं और वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनकी हार सुनिश्चित है। अच्छा। और मैं रामायण लिखने वाले महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी का भी उदाहरण देता हूँ। उन्होंने भी रामायण में लिखा है हाँ। कि कलयुगे संघे शक्ति। अच्छा। कलयुग में एक भी पुरुष ऐसा जैसे दिखाते हैं 56 इंची अच्छा। कि पूरे हिंदुस्तान को निचोड़ के रख देगा, हाँ। दमन कर देगा, मणिपुर जला देगा, किसानों को रौंद देगा, मंदसौर में किसानों पे गोलियां चला देगा, बेटियों को रात को 12 बजे जला देगा।
लेकिन हिंदुस्तान को डरा नहीं पाएगा, अच्छा। दबा नहीं पाएगा। अच्छा। अब वो अकेला व्यक्ति, गोस्वामी जब तुलसी तक लेके देश गए। में बहुत सारे लोगों को गुमराह कर लिए थे, अच्छा। तब तक तो ये प्रधानमंत्री जी की चालें चल गई। लेकिन अब देश समझ गया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात के अलावा प्रधानमंत्री जी का चाल चरित्र, चेहरा देख लीजिए। जिस माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी को नियुक्ति और भर्ती घोटाले में जेल भिजवाया था, जब सरकार बनाने के लिए विधायक कम पड़े, तुरंत उनको गले लगा लिया, तो रात जेल से बाहर निकाल दिया और आज सरकार चला रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी को ये बातें मालूम है कि हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें प्रधानमंत्री जी हारने जा रहे हैं। अच्छा। अब क्या है, प्रधानमंत्री जी किसी भी राजनीतिक दल को, अच्छा। जो पटना में हमारे साथ थे, वो सारे राजनीतिक दल प्रधानमंत्री जी से 10 साल से इनके चले, भ्रष्टाचार और चौबे जी। तानाशाह के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। ठीक अब चौबे डर जी, नहीं रहे हैं। चौबे जी, मेरा एक सवाल है, फिर मैं दूसरे अपने साथी को लेता हूँ। अभी आपने आम आदमी पार्टी को लेकर बहुत अच्छी बात कही कि आम आदमी पार्टी हमारे साथ आएगी, और जैसे ही आपने बात कही तो आम आदमी पार्टी को आप उसको एफिडेविट याद कराने लगे, सुरक्षा को लेकर, बंगले को लेकर, गाड़ी को लेकर। ये कौन सी नीति है? एक तरफ साथ मिलाने का निमंत्रण दे रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी बुराई कर रहे हैं। ये नीति समझ में नहीं आई, ये आप ही समझा सकते हैं। नहीं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अच्छा। आप पिछले बार मैं डिबेट में आया था तो आपने कहा था कि सपा ये कह रही है और ममता बनर्जी जी का ये स्टैंड है, कांग्रेस के साथ महागठबंधन में नहीं रहेंगी। तब भी मैंने कहा था कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। वो कल भी हमारे साथ थे, आज भी हैं और कल भी हैं, और उनका सम्मान आप बुराई कायम करते रहे। रहिए, साथ बने रहेंगे आपके बाद। अब तक ही बताएंगे कि संघ में है कि नहीं है। प्रवक्ता आप सैयद मोहम्मद तकी, ये कांग्रेस की कैसी नीति? एक तरफ बोल रहे हैं हमारे साथ है, और एक तरफ आपको आपका एफिडेविट याद करा रहे हैं कि हम सुरक्षा नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। अब केजरीवाल सब ले चुके हैं। तो ये कैसी नीति है, और कैसे विपक्षी एक तो जो एकजुटता की बात ये अजय सिंह चौबे कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, वो पूरी हो पाएगी? देखिए, मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूँ 1984 के इलेक्शन के बाद जी हो गई जो रिजल्ट आया था, पूरे प्रदेश में कांग्रेस जीते थी। देखिए एकता आ गई, मेरे सामने एकता आ गई। और चलिए 414 सीटों से कांग्रेस बोलना है आपको, 50 सीटों पे सिमट गई है जी। उसके बाद भी अगर इस तरह का अहंकार कांग्रेस के अंदर है जी, तो उसको अपने आप का आकलन करना चाहिए और आप चिंतन करना चाहिए। लीजिए। आज के टाइम अलग है, सबको साथ में लेके चलने की जरूरत है, सबको सम्मान करने की जरूरत है, सबको समझने की जरूरत है। जी। हम तो मोहब्बत की आम दुकान आदमी खोले पार्टी ने साहब। हमेशा कांग्रेस पे बोलेगा जी। देखिए, हमें जनता की दुकान की ओर पर चिंता है। अच्छा। आपकी मोहब्बत की दुकान आपको मुबारक हो। लीजिए जनता के लेकिन लिए जनता ये साहब, लीजिए, सफर भाई मुस्कुरा रहे हैं, एकता जनता आ के गई। लिए है, उसमें आपका भी स्वागत है। जी जनता की दुकानें जो बंद हो रही बीजेपी काल में, जी। जीएसटी लगातार बढ़ रहा है, व्यापारी अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। अच्छा। वो दुकानें खुलनी नहीं चाहिए, उसकी चिंता हमको ज्यादा है। अच्छा। जो बिजली लगातार नहीं आ रही, इसके दुकानें बंद रहती हैं, इसी नहीं चलता है। अच्छा। कस्टमर दुकानों में नहीं आ रहे हैं बिजली की वजह से, वो दुकानें चलती रहे, इसकी अच्छा। चिंता हमको ज्यादा है। अच्छा। और जनता को पैसा मिलता रहे, जनता की आमदनी आती रहे, कारोबार चलता रहे, वो दुकानों की चिंता में ज्यादा है। और दूसरी बात, जो भी महाराष्ट्र में हुआ है, जी। उस महाराष्ट्र में ये बात तो तय है कि इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का अपना चेहरा चाल चरित्र सामने आ गया है। अच्छा। अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेटमेंट आपको याद होगा, वो कहते थे ऐसी सरकार को मैं चिमटे से नहीं छूंगा। अच्छा। आज उस सरकार को बीजेपी अपने मुंह पे लेपे हुए महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, सब जगह फिर रही है और दिखा रही है कि उसका नैतिक स्तर कितना गिरता चला जा रहा है राजनीति को लेके। अच्छा। और वो कहीं भी किसी से गठबंधन बना सकते हैं, कोई कितना भी भ्रष्टाचारी हो, कितना भी करप्ट हो, अगर वो मोदी जी के वॉशिंग पाउडर से धुल गया है, अच्छा। तो वो एकदम चकाचक साफ हो बॉसी पाउडर जाएगा। आया है क्या? कोई बॉसी पाउडर आया है क्या? जिसके खिलाफ अच्छा। जिसके खिलाफ ईडी वगैरह के बहुत खास थे, वो बहुत केस लगे थे, उनको ही इनके खिलाफ बीजेपी के लोगों ने चार्जशीट डायल करी, उनके खिलाफ आरोप लगाए। आज उन्हीं लोगों को बीजेपी में शपथ दिलाई जा रही है। वो बीजेपी के नेता अपनी बगले जा रहे बहुत हो हैं। गई। एक बात बताइए, इनकी मोहब्बत की दुकान में आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे अजय जन चौबे की? देखिए, हम तो कह रहे हैं, हम तो आम आदमी पार्टी ने एक जवाब चाहिए। तो मोहब्बत की दुकान में कांग्रेस की जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जी। देखिए, मोहब्बत की दुकान में जाने में सबको मजा आता है, सब मोहब्बत की दुकान में जाते हैं। फिर आपने डाइवर्ट किया क्वेश्चन को, जाएंगे कि नहीं नफरत की जाएंगे? आग में कौन जलना चाहता? अच्छा, तो हम जाएंगे। उनके अंदर जाएंगे, वो हमारे साथ आएंगे, बात देखिए ना। मणिपुर में कौन हम जलना भी उनके चाहेगा साथ हैं, वो सर? भी हमारे साथ हैं। अच्छा, आत्महत्या चलिए, ठीक है। करते किसानों लीजिए, पे चलो, कौन बुराई भी हो चुप गई रहना और चाहेगा? अच्छे भी हो गए। चलिए
बेटियों की इज्जत लूट रही हो तो कौन चुप रहेगा? अच्छा, कांग्रेस की मोहब्बत की बात कर रहे हो, और जो अध्यादेश केंद्र सरकार आपके खिलाफ लाई है, 8 साल आपने संघर्ष किया, बड़ी मुश्किल में आपको जीत हासिल हुई, और यहाँ पर कांग्रेस आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, फिर कैसे इनकी मोहब्बत की दुकान में आप जाएंगे? पहले भी हमने समर्थन देके सरकार बनवाया है सर, ऐसा अलग भी हो गए थे, देखिए 12 महीने अलग भी हो गए थे। हाँ, मैं अपनी बात कर लूं फिर। बोलिए बोलिए। देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई ऐसा गतिरोध नहीं है। अच्छा। और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि जब वो बिल आएगा अपर हाउस में तो उसके बारे में कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में वोट करेगी। अच्छा। आम आदमी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस बात को लिखित तौर पे दे, क्योंकि कई बार हमने देखा है कांग्रेस के एमपी, कांग्रेस के एमएलए जो है वो राहुल गांधी जी की बात, भरोसा नहीं है, कांग्रेस की बात नहीं सुनते। बड़ा सवाल आ गया, भरोसा नहीं है। कई बार वो आपने तो खुद देखा, सरकारें गिरी है, भरोसा नहीं है। चलिए, वो तो ये कांग्रेस को अपने लोगों को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत है कि वो इस तरह के बिल आए तो वो आम आदमी पार्टी के फेवर में वोट डाले। आपको मोहब्बत का भरोसा नहीं है, ठीक है, हो गया। मेरी बात नहीं पूरी हुई, 30 सेकंड। बोलिए। देखिए, ये जो बिल है इसके खिलाफ वोट देना विपक्षी एकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। अच्छा, अगर आप देखना चाहते हैं कि विपक्षी एकता साथ है तो आप सब लोग एकजुट होंगे, क्योंकि ये सबके खिलाफ है। अच्छा, ठीक है। जो बिल आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ आया, कल वो किसी और भी राज्य में किसी और पार्टी में आता था। चलिए, हमने भी कांग्रेस से पता वो किया, समझ लिए होते, पटना में कुछ बोल लिए होते, ठीक है। जब कांग्रेस में इस तरह की परेशानी में आई है, जब राहुल गांधी की संसदीय गई है तो आम आदमी पार्टी ने फेवर में बयान दिया है। अच्छा, जब राज्यसभा के अंदर मुद्दा आया था अदानी का, तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी हुई थी, संजय सिंह गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। हो गया। और जब वाइजैक में ऐसा इशू आया था तो वाइजैक में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ लड़ाई भी हुई, पड़ाछेप भी हो गया, फिर से मुद्दा गर्म हो गया, ठीक है। वेदप्रकाश मिश्रा, आरएलडी, थोड़ा बहुत तो होता रहता है। अच्छा, होता रहता है, पर आपके नेता जो बयान देते हैं वो मुद्दा हल्का नहीं होता। जी बोलिए। गौरव भाई, 1 मिनट बोल लीजिए। देखिए, अकबर ओवैसी कह रहे हैं अजीत पवार मर्जी से नहीं आए, शरद पवार ने खुद अपनी बिसात बचाई हुई है। लीजिए। संजय राउत कहते हैं ये बदलाव नहीं बल्कि बदले का दौर है। एकनाथ शिंदे का चेहरा आपने देखा, अजीत पवार के कैबिनेट में प्रवेश होना, ये मतलब बता रहा है अच्छा, कि एकनाथ शिंदे जा रहे हैं। अच्छा, जा रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है। चले ठीक है। कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये सब बयान आ रहे हैं, वो सब देखने मिले और सिर्फ और शरद पवार जी ने बयान दिया है अच्छा कि अजीत की बगावत पर शरद ने कहा है, शरद पवार जी ने कि वो सभी भ्रष्टाचारी के आरोप से मुक्त हो गए हैं। चलो ठीक है। तो ये अब यहाँ पर कौन सच्चा है कौन झूठा है, अपनी जान खुद फंस रही है। कौन सच्चा है कौन झूठा है, भाई हो गया कौन सच्चा कौन झूठा देख लेंगे। करके सिंगार अपने ही जाल में फंसते जा। चले ठीक है, बीजेपी अपने जाल खुद फंसती जा रही है। चतुर्नार कौन है, बीजेपी है कि कांग्रेस है कि आम आदमी पार्टी है या अन्य पार्टी, ठीक है। चतुर्नार बार में देखेंगे, फिर हम कर लेते हैं, ठीक है। बेर भाई यहाँ पर तो आरएलडी प्रमुख बैठक में गए नहीं थे, हालांकि उन्होंने कहा कि अगली बैठक में आवाज कट गई तुम्हारी। जी आपकी आवाज आ रही है जी बीर भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? सौरभ जी फोन कट गया है, आ रही है किसका फोन? बेर भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ गई। चले ठीक है, आ गई, धन्यवाद आपका, पहुंच गई मेरी बात, ठीक है। बेर भाई यहाँ पर आरएलडी प्रमुख ने कहा है कि जो आने वाले समय में हम लोग बैठक में जाएंगे, पर यहाँ पर जो संजय निषाद है वो कह रहे हैं, अठावले कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आरएलडी प्रमुख एनडी के साथ जा सकते हैं। चर्चाएं चल रही हैं, बयान चल रहे हैं, तो क्या ये एक रूप से निमंत्रण है या केवल कोरी बयानबाजी है या अंदर कुछ घालमेल चल रहा है, बता दीजिए आप। देखिए ये अंदर घालमेल चल रहा है, लीजिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं, ये केवल बयानबाजी है। बयानबाजी, अच्छा। हाँ केवल बयानबाजी है। हम विपक्ष में हैं और विपक्ष की एकता के साथ हैं। विपक्ष की एकता के साथ देश हित में जो है वो निर्णय हम लेंगे, लेकिन जो एनडीए से ये बात आ रही है उस बयान का कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं। दूसरी बात यह है कि हम किसानों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और सरकार किसानों के खिलाफ ही सारे फैसले लेती है। अच्छा। तो ऐसी दशा में सरकार से किसी भी प्रकार की हमारी सकारात्मक बात ही कहाँ कभी होती है। अच्छा। हमारा तो सदैव उनसे आंदोलन का रिश्ता रहता है। अच्छा। तो इसलिए इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। अच्छा। और हम सरकार को बार बार आगाह करते रहते हैं कि आप किसान हित में, नौजवान हित में, बेरोजगार के हित में, महंगाई को लेकर के
सकारात्मक निर्णय लीजिए। अच्छा लेकिन सरकार है जो महंगाई को वहां बोलने को तैयार नहीं, जी। किसानों को उसका लाभकारी मूल्य देने को तैयार नहीं। अच्छा और जितना भी देश का भ्रष्टाचारी इनको पहले से दिखता है, उन सारे लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए ये कृत संकल्प है। आपको क्या दर्द हो रहा है? इनको मुबारक हो। अरे आपको क्या दर्द हो रहा है? लेकिन पहले आपके साथ थे वो, नहीं, मुझे इस पर कोई, अब उन्होंने जोड़ लिया तो भ्रष्टाचारी हो गई। ये कौन सी नीति है? देखिए ऐसा है, जो लोग इनके साथ जुड़े हैं उनके बारे में बखूबी आप जानते हैं, उस पर विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी के पहले आप क्यों नहीं बोलते भ्रष्टाचारी है बोलो? आप क्यों बोले? जब बीजेपी साथ चले गए क्यों भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं? पहले आपने क्यों नहीं बोला अजीत पवार भ्रष्टाचारी है? जब वो शरद पवार के साथ थे तो आपने क्यों नहीं बोला अजीत पवार भ्रष्टाचारी है, हम उनको अपने साथ नहीं जोड़ेंगे? देखिए जी, अगर आपने कभी इस विषय पर डिबेट कराई होती और हम इस बात से इनकार करते कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, तो आप ये कह सकते थे कि आप उनको तब भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं जब वो आपके साथ रहते हैं। अच्छा देखिए, भ्रष्टाचारी होता है चाहे वो किसी के साथ हो और चाहे वो किसी के खिलाफ हो। चलिए, जो कुछ दिखता है वो आम आवाम और पूरी देश की जनता जानती है। आप भी बखूबी उसको जानते हैं। जो नहीं आए वो, तो हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। मैं समझ गया। हम केवल इतनी बात आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि जो चर्चाएं हमारे बारे में आ रही हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। हम विपक्ष के साथ में हैं और रहें। चले, हम समझ गए। अंगूर खट्टे हैं, ठीक है, अंगूर खट्टे बहुत है। चलिए ठीक है। सुनील त्रिपाठी, सुनील भाई शायद संपर्क नहीं हो पाया सुनील भाई से। सपाल भाई, सबका जवाब आपको देना है, बहुत दर्द है। और आपको यहाँ पर अमीर भाई ने बोल दिया है कि इस बार आपकी सरकार जा रही है, रिटर्न टिकट तय कर लीजिए आप। देखिए गौरव भाई जी, आपके चैनल पर ही एकता नहीं दिख रही है। अच्छा। आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, मुस्कुरा रहे थे आप, है ना? मैं इसीलिए हंस रहा था कि देखिए आप ये एकजुटता है। अच्छा, ये एकता दिखा रहे हैं कि हम मिल करके 24 को चुनाव लड़ेंगे और मोदी जी को हटाएंगे। अरे मोहब्बत की दुकान खुली हुई है भाई। मोहब्बत की दुकान नहीं, वो दिख गई, मोहब्बत की दुकान दिख गई। अपने विचार शेयर कर रहे हैं। विविधता में एकता इस हिंदुस्तान की खूबसूरती है। नहीं नहीं, अब जैसे हमारे ताकि भाई सुन लीजिए, ताकि भाई बोल लेने दो, सुन लीजिए, जवाब इनको देना यहाँ पे बोल लो। दिल्ली भर में कूड़े का पहाड़ का ढेर लगा हुआ है, 2 मंत्री जेल में हैं। अच्छा, बताओ कुछ फिर। हम चुपचाप सुनते रहे आपको। एमसीडी में बीजेपी भाई देखिए, सबसे पहले मैं रविंद्र जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। मुझे लग भी रहा था उन्हें जवाब कि इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि इनकी सरकार में दंगे होते थे। लीजिए, है ना? 17 से लेकर के 12 से लेकर 17 तक ये दंगों का प्रदेश कहा जाता था। अच्छा। है ना? और उससे पहले जो हमारे अजय भाई हैं, ये भूल गए इस भारत का इतिहास। 70 साल इस देश पर राज करने के बाद आपने देखा जो इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरुद्दीन नेहरू साहब। ये कौन सी बात है? जवाहरुद्दीन नेहरू, जवाहरुद्दीन नेहरू तो क्या देश के हमारे जवाहरुद्दीन नेहरू, देश के हमारे प्रधानमंत्री जी भी सैयद मोदी के वंशज हैं क्या? देश की आजादी में सारे पे गठित देश की आजादी में संघ आरएसएस ये गलत बात है। बीजेपी के लोग आप सही नाम लीजिए। किसी पे आरोप नहीं लगा सकते। 15 लाख लोगों का सवाल भाई अपना सवाल लीजिए। बारी बारी बोलिए, बारी बारी 15 लाख लोगों का हत्यारा, 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 भारत का प्रथम प्रधानमंत्री 15 लाख लोगों का हत्यारा। चर्चा होनी चाहिए, महंगाई पे होनी चाहिए। सवाल भाई, लोगों का हत्यारा, 15 लाख लोगों का हत्यारा, 15 लाख लोगों का हत्यारा। 70 साल भारत चलता रहा, 70 साल भारत चलता रहा, 70 साल भारत चलता रहा। भागलपुर बलियाना मेरठ कांग्रेस का राज था, भागलपुर बलियाना मेरठ कांग्रेस का राज था। कांग्रेस के राज में 70 साल भारत चलता रहा। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? 84 के दंगे में लोग मारे गए, इसका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस जिम्मेदार। बारी बारी बोलिए। सिख भाइयों चले, हो गया। का जिम्मेदार कौन है? उड़ जा गई आप लोग। का जिम्मेदार कौन है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। इस देश ने आपको नकार दिया। 70 साल तक भारत चलता रहा, 70 साल तक भारत चलता रहा, कश्मीर चलता रहा। ये जवाहरुद्दीन नेहरू की देन है कि कश्मीर चल रहा था। आज 370 अगर हटवाई तो ये चले, हो गया, हो गया, हो गया, उड़ जा गई। मोदी जी की देन है। चौबीस, चौबीस। आज चौबीस जी, चौबीस प्लीज, सामने मोदी जी की देन है। चौबीस जी, चौबीस सामने, चौबीस विकास है सामने। चले, सवाल भाई हो गया। क्या बात कर गया? 70 साल आपका देश चलता रहा, 70 साल भारत देश चलता रहा। और भारत के टुकड़े का चले, हो गया। भारत के
चले हो गया हो गया हो गया हो गया फखरुद्दीन नेहरू की जरूरत नहीं है। सवाल प्रधानमंत्री देश को चलिए प्रधानमंत्री ठीक है अजय भाई प्लीज अजय भाई चौबे जी हो गया 70 साल अगर इस देश में आग लगी है तो उसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। भागलपुर मुरादाबाद के जिसमें मुसलमानों का कत्लेआम हुआ उसका जिम्मेदार कांग्रेस थी। अजय भाई कांग्रेस जिम्मेदार थी इस देश में मुसलमानों की हत्या करने वाला कांग्रेस जिम्मेदार थी। आज मुसलमानों ने चले हो गया चले हो गया से बाहर कर दिया। चौबे जी हो गया चौबे जी वोट के लिए भी मांगना पड़ता है। कौन चले हो जिम्मेदार है? उनको बिरयानी खिलाते हो आतंकवादियों कौन को। जिम्मेदार है? अगर हम बिरयानी खिलाते हैं तो हम उनको फांसी पर चढ़ाते हैं। अगर हम बिरयानी खिलाते हैं तो फांसी पर चढ़ाने का काम नहीं करते। किसने किया फांसी पर चढ़ाने का काम किसने किया? अगर उत्तर प्रदेश में गुंडा राज समाप्त है खत्म हुआ है तो उसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। आज अगर गुंडागर्दी और वसूली खत्म है ये गुंडों की गुंडागर्दी तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की देन है। चले हो गया चलिए हो गया चले हो गया आज किसी ने 70 साल चले हो गया चले हो गया 70 साल ठीक है हो गया चौबे जी सवाल भाई हो गया आप डिबेट कर लीजिए उसके जिम्मेदार डिबेट छोड़ दूंगा ऐसे करेगा कांग्रेस पार्टी चले हो गया कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार देश के बंटवारे भारत माता के टुकड़े की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी भारत माता के टुकड़े की चले हो गया जिम्मेदार भारत माता के टुकड़े की जिम्मेदार सवाल भाई सवाल हुसैन हो गया भागलपुर प्रवक्ता कांग्रेस हो गया चौबे जी आज मुसलमानों की जो हालत है उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी आपने किया 70 साल अगर देश में घर की हालत चले हो गया कांग्रेस पार्टी चौबे जी सवाल हुसैन हो गया भाई हो गया बस हो गया खराब मत कर डिबेट खराब मत करिए डिबेट खराब मत करिए मुसलमानों के कत्लेआम हो गया चलिए हो गया चलिए चले हो गया चले हो गया चले हो गया ठीक हो गया 70 साल भारत चलता रहा चले हो गया साल भारत सवाल हुसैन जनता सवाल हुसैन प्लीज चौबे जी अजय चंद चौबे जी हो गया भारत की जनता आपको चलिए। जवाब देगी भारत की जनता आवाज आपको धीमी कर जवाब दिया देगी भारत की जनता आपको ये चंद्रशेखर आजाद का तवील दोनों की आवाज है। धीमी कर दी जाए ये- बोल लीजिए आप लोग बोल लीजिए चलिए चले हो गया आपकी आवाज नहीं जा रही है डिबेट में आपकी आवाज नहीं जा रही है मोदी प्रधानमंत्री 24 में बढ़ेंगे 24 में मोदी चले हो गया। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे चलिए। ये औकात नहीं है कांग्रेस की हैसियत नहीं है कि मोदी जी को रोक सके किसी के हौबत एकजुटता से कोई मतलब नहीं। तुम लोग भ्रष्टाचारी हो इस देश को बेचने का काम किया इस देश को बेचने का काम किया इस देश को बेचने चले का हो काम गया। किया इस देश को बेचने अजय का चंद काम किया। चौबे जी प्लीज सवाल हुसैन प्लीज बंद करिए ये सदन नहीं है प्लीज ये प्राइम डिबेट है बंद करिए आप लोग ये बंद करिए आप सिस्टम बंद करिए चले हो गया अजय चंद चौबे मैं डिबेट खत्म कर दूंगा ऐसे लड़ेंगे आप बंद करिए बेहुदा ये बेहुदा बंद करिए चले हो गया अरे यार जवाब दीजिए इस तरह नहीं करते बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी सुनील भाई आपकी बात अधूरी रह गई थी जी क्या कहेंगे इस पे आप गौरव जी जी जब चुनाव नजदीक आता है जी विपक्षी एकता भी नजदीक आने लगती है। अच्छा आपने सोचा होगा कि 4 सालों में कितने राजनीतिक दल जनता की समस्याओं को लेकर के उनके मध्य गए हैं, सड़कों पर उतरे हैं। जनता इसको बहुत बेखूबी जान रही है। अच्छा और अभी आपने पटना भी देखा होगा जी जो साथ साथ रहे, उसके बाद जब अपने वहां पहुंचे, ममता जी पहुंची जाके वहां जी तो कांग्रेस बोलना रोने लगी। एकता कब तक चलेगी, कैसे चलेगी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ज्यादातर तो लोग एकता से कम, मोदी से कम तुमसे हमने टाइमली बताया कि फोटो खींच के भेज देना, तुम बता रहे हो हम सुबह भेजेंगे कर रहे हैं। कहीं भाई ऐसा न आवाज करो। हो 24 के चुनाव के बाद जी बोलिए
जी बोलिए, आवाज आ रही है? आवाज आ रही, बोलिए बोलिए बोलिए। 24 के चुनाव के बाद ऐसा न हो कि कुछ कई भ्रष्टाचारी फिर जेल की सलाखों में हो। अच्छा, आपने देखा होगा मोदी जी ने कहा, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं सुनील भाई? अब जो चोर होगा वो समझ रहा होगा अच्छा किसके लिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा। मोदी जी ने कहा था आपकी बात संपत्ति पे वार, अच्छा, और मुझे लग रहा है कि ज्यादातर लोग अब आप ऐसे बोलेंगे तो कोई आपको प्रवक्ता बोल लेगा बीजेपी का? अरे कोई बोले, हमारा कहने का यह है कि उसको हमको कोई चिंता, कोई दलाल कहे, प्रवक्ता कहे, अच्छी बात है, वो उसकी समझ है। लेकिन 24 के चुनाव में गौरव जी भारतीय जनता पार्टी की सीटें तो कम हो सकती हैं। अच्छा, लेकिन सत्ता में आने से विपक्षी कतई लोग नहीं पाएंगे, न दिन दूर है न रात दूर है। कोई भविष्यवाणी हुई थी क्या? और आर्थिक कोई भविष्यवाणी हुई थी क्या रविंद्र? भविष्यवाणी तो अभी 17 भी आपने देखा नहीं देखा? अच्छा, भविष्यवाणी यही हुई थी करो जी। 17 कोरोना आने के बाद लोग कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश से भाजपा खत्म हो जाएगी। अच्छा, और फिर योगी जी जीत के आएंगे। अच्छा, आज प्रदेश की जनता देख रही है कि दंगाइयों से हमको मुक्ति मिल गई है। अच्छा, सहारनपुर जल रहा, मुजफ्फरनगर जल रहा है। सपन भाई से बात हो गई थी क्या? रहे हैं हमारे 24 यही शब्द बोलना, चले ठीक है गौरव जी। मणिपुर की भी चर्चा कर, चले ठीक है, ठीक है। जो लोग कह रहे हैं बात को जी बोलिए। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज, घोड़े दौड़ाए गए थे। अच्छा, शायद मुझे वो भी दिन याद है कि बेगम बीसीएम पार्क सामने जो दुर्दशा शिक्षकों की हुई थी, उसको लखनऊ का इतिहास कभी भूल नहीं सकता। चलो ठीक है, यहाँ इस शासन काल में भी हुई है, हमको भी इलाहाबाद याद है। क्या करो जी? हम इस शासन काल में भी हुई है, हमको भी इलाहाबाद याद है। ठीक है, मुझे भी याद रहता है। ठीक है, इस शासन काल में भी हुई है, इलाहाबाद भी याद है, लखनऊ भी याद है, सबको सबने देखा है, कोई नई चीज नहीं है। बिल्कुल याद है गुरु जी। लेकिन शायद बीएचएम भी आपको याद होना चाहिए। मुझे सब याद है सुनील भाई, आपको भी याद है तो मुझे भी याद है। तो यहाँ पर बिल्कुल याद है, पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, तो लाठी चलती रहती है, कैसे याद नहीं होगा जी। चलिए बिल्कुल रविंद्र भाई, ये मत कहिए कि इनकी चलिए ठीक है, इनकी सरकार में ऐसा हो रहा। नहीं, मैं किसी की सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने मुद्दे पे आ रहा हूँ। रविंद्र भाई कुछ आप बोल रहे थे? गौरव जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ जी। जो विपक्षी लोग कहते हैं अरे वो तो जो सत्ता हाथ में आती सब में गुरूर आता है। अच्छा, लेकिन उत्तर प्रदेश, गौरव जी मैं एक सेकंड आपको दूंगा, बोलिए। देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में और राष्ट्र के चुनाव में दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। चलिए, प्रदेश के चुनाव जनता प्रदेश स्तर पर देखती है, और जहां भारत के प्रधानमंत्री चुनाव आता है वहां जनता उस स्तर से देखती है। चलिए ठीक है। और आगामी चुनाव में आप देखिएगा भी, चलिए, कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी एकता कभी हरा नहीं पाएगी। चल ठीक है, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है रविंद्र भाई कुछ बोल रहे थे, आपने तमाम उंगली उठाई थी। सबसे पहले तो मैं कठोर निंदा करता हूँ। बिल्कुल निंदा करनी पड़ेगी। ये कौन शब्द है? जवाहरलाल नेहरू के लिए आप जहीरुद्दीन बोल रहे हैं सवार भाई। हमारे देश का जी, हमारे संविधान प्रधानमंत्री हैं जी, हमारे संसद का और हमारे देश के पूर्ववर्ती मतदाताओं का जो अपमान किया है। नवीन जी मुझे बताइए, आप हस्तक्षेप मत करिएगा। इस देश में आराम से चुप रहिए, बोलना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। सवार भाई अभी जवाब को दे रहे हैं, सवार भाई अभी जवाब को दे रहे हैं। कौन है जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार? पागल कौन है? मेरा मुरादाबाद का जिम्मेदार कौन है? बताइए। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है, ये गुंडों का चरित्र है, गुंडों का चरित्र है, ये गुंडा चरित्र है, ये गुंडों का चरित्र है। विकलांग आप हो, ये भारत का मुखिया मंत्री विभाग है। चलिए मुद्दे आपके पास नहीं है, मुद्दे आपके पास नहीं है, मुद्दे आपके पास नहीं है, मुद्दे आपके पास नहीं है। चलिए एकजुटता क्या बात है? अरे आओ सड़कों पे, अगर मत किया जाए तो हम लोग सड़कों पे आओ, विपक्षी भूमिका में आओ, विपक्षी भूमिका में आओ। चलिए हो गया भाई, आप लोग मछली मंडी में बताइए, मछली मंडी में बताइए। हो गया सवाल हो गया। चलिए ठीक है, सवाल चलिए हो गया। सवाल भाई हो गया। जवाब दीजिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए क्या करेंगे आप? बताइए। अरे तुम गुंडे हो, दंगाई हो, तुम्हारी सरकार में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, 150 दंगे हुए तुम्हारी सरकार में। अरे शर्म करो, 150 दंगे तुम्हारी सरकार में हुए। 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश चल रहा था। अरे शर्म करो, आपका मुखिया लोगों को धक्का देता है। आपके सवाल भाई हो गया। सवाल हो गया।
कर दिया उनके प्रवक्ता जाहिल है, तू जाहिल, तुम्हारे वहाँ 11 गुंडे बैठे हुए हैं विधानसभा में, तू जाहिल, और तू जाहिल। चलो ठीक हो गया, 12 साल तक उत्तर प्रदेश चल रहा था, हो गया जस्टिस लोया के हत्यारों से तो पर्दा उठा दीजिए। पुलवामा में आईडीएस कहां से आता है कौन बताएगा? हेलीकॉप्टर सैनिकों को न देने के लिए कौन था? गुजरात में जो सरेआम हत्या कराई हुई है, मुसलमानों का ही नहीं हिंदुओं का भी हत्या कराई हुई है, वही गुंडों की सरकार हो सकती है। प्लीज रबिन भाई अपनी बात पूरी करिए। अरे भाई साहब ये बताइए, ऐसे आदमी को बैठाएंगे? सपाल भाई प्लीज, जिसके अब पास मत बोलिएगा प्लीज। ना देश का सम्मान हो सकता है, ना पार्टी का सम्मान हो सकता है। सपाल भाई अब आप नहीं बोलेंगे, नहीं सपाल भाई आप नहीं बोलेंगे, सपाल जनाब नहीं बोलेंगे आप, प्लीज प्लीज सुन लीजिए। रबिन भाई अपनी बात, रविंद्र भाई जवाब दें। नहीं रबिन भाई ने आपसे पसमानदा मुसलमानों के लिए क्या करेंगे? नहीं सुनिए, जवाब दीजिए। पसमानदा मुसलमानों के लिए आप चुप रहिए, आपके प्रश्न को जवाब नहीं दे सकते हैं। जवाब दीजिए, जवाब देना पड़ेगा आपको, जवाब देना पड़ेगा। पसमानदा मुसलमानों के लिए क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी से वहाँ मांगिए, नरेंद्र मोदी दे रहे हैं जवाब घूम घूम दीजिए, के। वो कर रहे हैं। अब जाइए नरेंद्र मोदी मांगिए, मणिपुर हिंसा का जवाब दे दीजिए। आप क्या करोगे? चलिए हजारों किसानों की हत्या हो गया। उसका जिम्मेदार कौन है? जवाब दे दीजिए। क्या हैसियत है प्रश्न पूछने की? मैं पूछूंगा। अरे बेरोजगारी पे चलिए, तो जवाब दे दीजिए। चौबे जी रविन भाई, सपाल भाई आप लोग लगातार बोलते हैं, मेरी डिबेट खराब मत करिए प्लीज। रविन सवाल भाई डिबेट खराब मत करिए प्लीज। नहीं मैं डिबेट नहीं खराब कर रहा हूँ। तो आप लोग लगातार बोले तो मैं डिबेट किसने खराब किया? आप खुद देख रहे हैं। उन्होंने आपसे कहा कि आप में देश के प्रथम प्रधानमंत्री, संवैधानिक पद पर बैठे प्रथम प्रधानमंत्री, यानी इस देश के बंटवारे का जिम्मेदार कौन है? नहीं तो आप नाम लीजिए। देश के बंटवारे का जिम्मेदार कौन है? नहीं आप नाम लीजिए, आप नाम लीजिए, आप नाम लीजिए, आप नाम लीजिए, पर नाम से खिलवाड़ मत करिए। मुझे जवाब दीजिए, भारत के टुकड़े करने वाला कौन? भारत के बंटवारे का जिम्मेदार कौन? श्यामा प्रसाद जवाब दीजिए। और सुनिए और बताइए, तथ्य सहित बताऊं क्या मैं बंटवारे में आपको? 15 लाख लोग मरे, इसका जिम्मेदार कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जवाब दीजिए। भागलपुर मैं बता रहा हूं, मणिपुर में हजारों लोग मरे, चले हो गया, कराने वाले चले हो गया, किसान आंदोलन में हजारों लोग मरे, चले हो गया, हो गया, राजनीति का कराया, हो गया, हो गया। उन हत्याओं का जिम्मेदार कौन? पुलवामा में सीआरपीएफ के जवान मरे, देश का बंटवारा गोली चली, हत्याओं का जिम्मेदार चले हो गया, हो गया, चले हो गया। गांधी के हत्यारे कौन थे? बंटवारा उनका कराया, चढ़ जाता भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उनकी हत्या का देश का बंटवारा कराया। बंटवारे का जिम्मेदार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, चले हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को 40 भाग में चले बांटने से बचा रविन लिया। भाई, सपाल भाई, चौबे जी प्लीज शांत रहिए। 70 साल में चले हो गया, मुसलमानों का प्रवक्ता आप बोलेंगे, जिम्मेदार कौन? प्रवक्ता आप बोलेंगे। प्रदेश में हजारों पार्टियों के जिम्मेदार कौन? कश्मीर ब्राह्मणों के हत्याओं का जिम्मेदार कौन? इसको ये प्रश्न पूछ ले, इसका जवाब मैं देता हूँ। ये प्रश्न पूछे जितना चलो ठीक है, चलो ठीक है, 24 में सपाल सर ठीक हो दे गया, चुकी है। चलो ठीक है, मुसलमान जिम्मेदार देगा। अपराधियों का, दंगाइयों का यही होगा। चलो ठीक है, अकल नहीं होता चलो ठीक है, अपराधियों अब दंगाइयों चलो हो गया, हो गया, दो डिबेट खत्म मत करिए कांग्रेस की 2 सीटें, अगर आप लोग लगातार करेंगे, कांग्रेस की 2 सीटें, कांग्रेस की 2 सीटें, पश्चिम बंगाल, कांग्रेस की 2 सीटें, मणिपुर, 2 सीटें, कांग्रेस की 2 सीटें, उत्तर प्रदेश में 2 सीटें। अजय जी गला भागने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस की 2 चले हो सीटें। गया, सवाल चलो ठीक है, फिर हो गया, हो गया, मैं डिबेट गिरा दूं, मैं क्या डिबेट गिरा दूं बताइए, चले मैं चलो ठीक है, चलो ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 में सक्षम नहीं है, चलो ठीक है, उससे आप क्या अपेक्षा एकजुट करेंगे? हो रहे हैं। ठीक है, मुद्दा रविन भाई, सपाल भाई प्लीज, आप लोग डिबेट को मछली मंडी मत बनाइए प्लीज। नहीं, क्यों ऐसा करते हैं कि बीच में ऐसे लोगों को बुला लेते हैं। सपाल सर आप अपने, जब मैं रोक रहा हूँ, भारतीय जब जनता पार्टी चौबे जी प्लीज, चौबे जी प्लीज हो जाए, अब शांत रहिए, तुम चलो हमारी आरएसएस गुंडा चैनल बंद भारतीय करा जनता दीजिए ना। पार्टी चलो हो गया, तुम्हारा ठीक है। मुख्यमंत्री सोशल गुंडा। मीडिया ट्विटर बंद कराने तो गए थे आपके प्रधानमंत्री चलो जी, ठीक क्या है। हुआ? अरे अब की बार ट्रम्प सरकार हार गए, अमेरिका आरएसएस ने कराया, बताइए किसको हराने गए? आरएसएस ने कराया, नाम बताऊं क्या मैं? नाम बताऊं किसने कराया? समाप्त किया अजय जी बताइए। भागलपुर हरियाणा में आज अपने जीवन आरएसएस ने कराया, आरएसएस ने कराया। शिवसेना को खत्म किए। गोरखपुर में किसने कराया? आरएसएस ने कराया। विश्व हिंदू परिषद ने कराया। गुजरात में किसने कराया? विश्व हिंदू परिषद आरएसएस ने कराया। जिन किसानों को और पूछो। आतंकवादी कहे उनसे दक्षिणा लेके जीते खाते हैं आप। 5 स्टार होटल जैसा कार्यालय बना लिया 150 अपना। दंगे, संघ 12 कार्यालय से पुलिस 17 बना तक लिया। 150 दंगे इस प्रदेश में। सर मोहम्मद तक ही बोलेंगे, ठीक है, हो गया, आप लोगों का हो गया,
और दूसरे को बोल लीजिए। नहीं, मैं राष्ट्रीय मामला है। गौरव भाई, गौरव भाई जी, तकी भाई एक मैं मिनट, बड़ी तकी भाई विनम्रता के साथ आपसे बोलना चाहता हूँ। तकी भाई एक रवि मिनट, भाई मौका दूंगा आपको, प्लीज। तकी भाई एक मिनट जी बोलिए। मैं फिर से उस बात को दोहराता हूँ जी कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो आक्षेप भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए जी। हैं उसकी मैं निंदा करता हूँ, जी। लेकिन उसके साथ मैं 2-4 बातें और बताऊंगा। जी। हमारे समाधान सुन लीजिए प्लीज। आप जो आपने बोला उसको उस शब्द को वापस देश लीजिए। के बंटवारे में 15 लाख लोगों को हत्यार जिम्मेदार कौन? आरएसएस श्यामा प्रसाद भारत मुखर्जी, के प्रथम प्रधानमंत्री इस हत्या के जिम्मेदार, आरएसएस भारत के बंटवारे के जिम्मेदार चलिए। कांग्रेस, आरएसएस श्यामा प्रसाद भारत के मुखर्जी। बंटवारे चलिए, के ठीक है। जिम्मेदार करवाएंगे कांग्रेस, क्या? चलिए सफल भाई, ऐसे करवाएंगे सफल भाई हो गया। भारत के 2 टुकड़े सफल करने के भाई, जिम्मेदार सफल सर कांग्रेस, प्लीज डिबेट खराब मत कर प्लीज। बने रहो। भारत माता के हो 2 गया। टुकड़े करने के पाकिस्तान जिम्मेदार के 2 टुकड़े कांग्रेस, किया है कांग्रेस, कोई नहीं आएगा इस प्रकार से। भारत के टुकड़े करने के बांग्लादेश, जिम्मेदार कांग्रेस, हिंदुस्तान के भारत के बंटवारे के जिम्मेदार आरएसएस, कांग्रेस, के वजह से कत्लेआम कराने वाली कांग्रेस, मुसलमानों की कत्लेआम कराने और वाली जिन कांग्रेस, लोगों में मुसलमानों लाहौर में बता दूं की क्या क्या कराया। कांग्रेस, कांग्रेस का था। कांग्रेस, आरएसएस का मेयर था। कत्लेआम कराने वाली कांग्रेस, आरएसएस का मेयर था। लाहौर में जनता कराने वाला आरएसएस का मेयर था। लोगों का कत्लेआम कराने वाली जिम्मेदार कांग्रेस। बहुत अच्छा माहौल है, ऐसे लोगों को बुला के बैठा लिया, माहौल बनेगा ही। सफल भाई, सफल भाई प्लीज। मुद्दा नहीं तो हाँ, ठीक है सड़कों भाई, आप सुनिए सड़कों पर उतरो, सुनिए, अगर आप लोग लगातार बोलेंगे, सड़कों पर उतरो, इच्छा करेंगे अगर लगातार सड़कों पर उतरो, अगर लगातार बोलेंगे तो डिबेट खराब हो जाएगी। आओ सही मोहम्मद तकी बोलेंगे। चलिए देखा पंजाब में थर-थर कांपते प्रधानमंत्री को, चल, थर-थर चल, ठीक है। कांपते किसानों के गौरव, बीच में ताकि मैं- सामना करने की हिम्मत बोलूं, नहीं मैं होती। बोलूं। मणिपुर आज तक नहीं चलो। कराया। 2 महीना अगर आपको ये शब्द बोला मैं डिबेट गिरा दूंगा, मैं डिबेट गिरा दूंगा। डिबेट गिरा, चलो ठीक है, हो गया। मुसलमानों को किसने काटा? किसानों ठीक है, के ठीक है, बीच ठीक में है। चलो, चलिए किसको हुई? चलिए सजा किसको हुई गुजरात में? चलिए। आने वाले आप सभी के कागज में ढूंढने बंद वो बेहुदगी नहीं होनी चाहिए, किसी डिबेट में नहीं होनी चाहिए। मैं लगातार बोल रहा हूं उस डिबेट में कि सब लोग अपने भी बारी बारी से बोलिए, पर निश्चित रूप से देख रहे हैं, हम बारी बात कर रहे हैं कि हमारी राजनीतिक स्तर इस कदर गिर चुका है कि कोई किसी को बोलने नहीं देना चाहता है। अगर ये लड़ाई जनता के मुद्दे को देखने को मिलती तो शायद हमारे मन को भी ठंडक लगती और हमको भी अच्छा लगता, पर हम देख रहे हैं कि दूसरे पे किस तरह से आक्षेप लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। आज इस डिबेट के माध्यम से मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा कि वास्तव में अगर आप बेहतर की बात करते हैं, वास्तव में अगर आप लड़ने की बात करते हैं तो जनता के मुद्दों पर लड़िए, एक दूसरे पे आक्षेप लगाने से कोई फायदा नहीं है। इस डिबेट के माध्यम से मैं वास्तव में मुझे बड़ा आज ग्लानि महसूस हुई है कि जिस तरह से आप लोग लड़ रहे थे वो परिचय करता है कि आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं और अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लगातार आप लोग चिल्ला रहे थे और कई बार बोलने के बावजूद आप लोग उस चीज को सुन नहीं रहे थे, और कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए और आने वाले समय में डिबेट्स के लिए बेहतर नहीं है। अपनी बात रखिए, सम्मान से रखिए, मर्यादा से रखिए। यही हमारे देश की राजनीति है, यही हमारे देश की संस्कृति है और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। वो लोकतंत्र जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पर इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से केवल यही बात कहना चाहूंगा। हमने यहाँ पर चर्चा की विपक्ष की, हमने यहाँ चर्चा की अच्छाई की, हमने यहाँ चर्चा की आने वाले समय की, पर आने वाले समय में किस तरह से लड़ाई होगी ये हमने चर्चा नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, जो हम स्थिति कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पर चर्चाएं कर रहे हैं, वो चर्चा यहाँ पर अलग थलग चली गई। यहाँ पर व्यक्तिगत आक्षेप भी लगाए गए और कोई भी अपने आप को रोकने तैयार नहीं था। और अब स्पष्ट होती है आने वाले समय की तस्वीर। चर्चा को यहाँ पर जो हमने देखा वो विपक्षी एकता को लेकर सामने आई, पर विपक्ष भी यहाँ पर आपस में लड़ता रहा, विपक्ष भी यहाँ पर अपने आप को बोलता रहा, और उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो गहमागहमी हुई, उस गहमागहमी को हम भविष्य में अच्छी डिबेट का सारथी नहीं मानेंगे। डिबेट का केवल एक अर्थ होता है, वो होता है परिणाम, सार्थक परिणाम, सार्थक व्यवस्था और एक ऐसा समाधान जो आने वाले समय में एक नजीर पेश करे। मुद्दा कोई भी हो, चाहे विपक्षी एकता का हो और चाहे जनता के मुद्दों का हो। अगर विपक्षी एकता सामने आएगी तो सत्ता पक्ष को भी चुनौती मिलेगी। और इतिहास भी गवाह, सभी जानते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती अगर मजबूत सत्ता पक्ष में है तो लोकतंत्र की खूबसूरती जो खूबसूरती होती है, सुंदरता है,
वो मजबूत विपक्ष में भी है। अगर सत्ता पक्ष मजबूत है तो विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए, और अगर विपक्षी एकता इस माध्यम से अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रही है तो ये भी हमारे जो लोकतंत्र है उसके लिए बेहतर परिणाम सामने लाएगा। सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी, दोनों का मजबूत होना लोकतंत्र में जरूरी है, और यही फिलहाल हमारे भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जो विपक्ष अब तक शायद हाशिए पे था, वो विपक्ष यहाँ पर आगे बढ़ते नजर आ रहा है। अब विपक्षी एकता 24 में कितना बेहतर परिणाम लाएगी, परिणाम पक्ष में आएगा विपक्ष में आएगा, वो फिलहाल भविष्य के घर में निहित है। पर एक बात स्पष्ट है कि चुनौती यहाँ बड़ी रहेगी, चाहे सत्ता पक्ष के लिए हो चाहे विपक्ष के लिए हो। बस ये चर्चा में इतना ही। नमस्कार।